Should we put our parents in old age homes? How important is parenting? Good parenting. ऐसा ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिन बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि दिस पर्सन नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट? जो एल्डरली पीपल है उनमें मोस्टली कौन सा डिसऑर्डर पाया जाता है एंड हाउ डू दे प्रेजेंट? आना, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती जी। है। और एक इम्पॉर्टेंट जो डिसऑर्डर है स्लीप जी। का, वो बहुत कॉमन है इस एज में। या तो इन पेशेंट्स को नींद आती नहीं है, या अगर आती है तो फिर बार बार ये उठते हैं रात को। कोई तो इनको हो जो इनके बारे में संभाल सके और सुन सके, बात करे। हम्म। क्योंकि अभी यूरोपियन कंट्रीज में ट्रेंड है कि दे हायर अ पर्सन सिर्फ बात करने के लिए। टाइम ही नहीं है किसी के पास। और जो भी हर एक वर्किंग क्लास है, जो उनके बच्चे होते हैं वो भी निकलते हैं, और जो उनकी डॉटर इन लॉ होते हैं वो भी वर्किंग होते हैं। तो फिर इनके पास कोई होता ही नहीं है केयर टेक करने के लिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिमेंशिया, memory loss, Alzheimer's, loneliness. So today we will be covering all that. Today we will be talking about a group often forgotten in mental health conversations. Yes, we are talking of elders. Aging is not just about growing old. It's about how well we are living. It's about how meaningful and productive we still live. Welcome back to the social show. Today we are joined by Dr. Junaid Nabi, a leading geriatric psychiatrist with over a decade of expertise in elderly care. Let him share insights, truths, and hopes to healthy aging. As the world grays, aging and mental health grows louder. Let's find out what we have for the mind in its twilight years. जो elderly people है, be it men, women, उनमें मोस्टली कौन सा डिसऑर्डर पाया जाता है एंड हाउ डू दे प्रेजेंट? देखिए, जब हम एल्डर्स की बात करते हैं, यूजुअली अगर हम कश्मीर की बात करें तो ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स लेके पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, या जो भी उनके केयर टेकर्स होते हैं, जी। जो भी घर वाले उनके होते हैं, या उनको एकम्पनी करके लेके आते हैं वो। और जो भी पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं, डिमेंशिया जो एक कॉग्निटिव डिसऑर्डर है, जो हमारी यूजुअली हम बात करते हैं, जब हम डिमेंशिया की बात करते हैं तो हम याददाश्त के बारे में, उसमें भूल जाने की तकलीफ होती है, सिर्फ उतनी ही नहीं मोहदात रहती है, उसके साथ इसके बिहेवियरल सिम्टम्स भी होते हैं। मानो गुस्सा आना, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। जैसे हम याददाश्त की बात करते हैं तो जज नहीं कर पाते हैं, जो डिसीजन मेकिंग में उनको तकलीफ होती है। उसके साथ साथ जब थोड़ी सीवियरिटी बढ़ती है तो फिर लैंग्वेज में भी बात ना तकलीफ आती है, जैसे वो उनको वर्ड फाइंडिंग में डिफ़िकल्टीज होती हैं। कुछ नाम बोलना होता है तो वो भूल जाते हैं उसमें। और उसके साथ साथ फिर मानो फिर सॉइलिंग, मानो पेशाब भी वो फिर अपने कपड़ों में ही करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जो डिसऑर्डर है स्लीप का, वो बहुत कॉमन है इस एज में। या तो इन पेशेंट्स को नींद आती नहीं है, या अगर आती है तो फिर बार बार ये उठते हैं रात को। उसमें मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज भी होते हैं, जैसे इस एज में हम देखते हैं फिर उनको प्रोस्टेट की भी तकलीफ होती है। या अगर उनको आती भी है नींद, मगर जब वो उठते हैं तो नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप होती है। तो ये ज़्यादा कॉमन। डॉक्टर साहब, हमें बताइए, यूजुअली जो आपने डिमेंशिया के बारे में बताया, किस एज में ये हो सकता है? देखिए, जब हम डिमेंशिया की बात करते हैं तो हम हमेशा ये ओल्ड एज तकलीफ है, यूजुअली 60 to 65 के बाद ये तकलीफ स्टार्ट होती है। मगर कोई वेरिएंट होते हैं, जो टाइप्स ऑफ हम डिमेंशिया की बात करें, वैसा एक टाइप है जिसको हम फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया बोलते हैं, जो अराउंड 40 to 45 की एज में भी सेट इन करता है। मगर उसमें यूजुअली याददाश्त की तकलीफ नहीं होती है स्टार्टिंग में, उसमें बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं। जैसे वो ना मानो बहुत तेज हो जाते हैं, गाली गलौज स्टार्ट होती है, शक शुबा स्टार्ट होता है। तो ऐसे सिम्टम्स लेके आ जाता है पेशेंट। कुछ केसेस मैंने सुने हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई एल्डरली मेल है, ही वाज वेल टिल हिज रिटायरमेंट, या अगर वो बिजनेस करते थे, समझ लीजिए एट द एज till 60 or 65 he was all okay, going everywhere. तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद now he has developed some apprehensions, like उसकी वाइफ पानी लेके आती है तो वो फील करता है लाइक इसने शायद पानी में कुछ मिला दिया है, या फिर वो डोर क्लोज करता है, फिर वो बार बार देखने जाता है कि ये बंद हो गया कि नहीं हो गया, या फिर किसी और पर्सन के रिलेटेड एप्रीहेंशंस उसको हो जाते हैं। इज इट अ पार्ट ऑफ डिमेंशिया और दिस इज समथिंग एल्स?
जी, डिमेंशिया में भी ये होता है जिसको हम बोलते हैं बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया, जी जिसमें साइकोसिस जो आप बता रहे हैं ना, जी एप्रीहेंशन, यूजुअली इनको वो फियर रहता है कि किसी ने मेरे को ना, मेरे बारे में लोग बात तो नहीं कर रहे हैं, जी पैरानॉइड बिहेवियर हो जाए, शक शुबा स्टार्ट होता है कि पता नहीं बीवी ने कुछ मिला तो नहीं दिया है, या उनको ऐसे लगता है कि पता नहीं और कोई मेरे बारे में बात तो बात नहीं कर कर रहा, रहा कुछ है। कॉन्स्पिरेसी तो नहीं बना रहे, ओके या जैसे आपने सिम्टम्स बताया बार बार चेक करना, जी जो ओसीडी के सिम्टम्स हैं जी वो भी बहुत कॉमन है डिमेंशिया में भी। ये जरूरी नहीं है कि डिमेंशिया में ही ये होगा, उनको अलग से भी प्राइमरी डायग्नोसिस होगा, वो जो मिस हुआ होगा अभी जी कुछ टाइम से ज्यादा हो रहा है। जैसे क्या देखा गया, हम जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर, जब इंसान बिजी रहता है तो उनको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है सोचने के लिए, तो वो यूजुअली हम वीन ऑफ हो जाता है। मगर जब इंसान जैसे वो 10 to 4 या 9 to 5 बिजी था, जी तो ऑल ऑफ ए सडन कल से वो पूरा टाइम उनको घर पे ही मिल रहा है भी, क्योंकि उनको रिटायरमेंट हुई है, कुछ जी करने के लिए है नहीं। है नहीं कोई। जैसे अगर वो कोई हायर ऑफिशियल रिटायर्ड हुए, अब इम्पोर्टेंस भी नहीं उतनी, जी तो उनको वो जिसको हम बोलते हैं पोस्ट रिटायरमेंट सिंड्रोम जो है, जी जिसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, उसमें वो ज्यादा कॉमन है। तो ओके इसमें फिर ये चीजें वो ज्यादा देखने लगते हैं। यूजुअली हमारे पास ना इनकी वाइव्स आती हैं कि जी ये ज्यादा पहले तो उतनी वो ना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, हर चीज में ये नुक्स नहीं निकालते थे, अब ये ज्यादा ना हर चीज में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। मगर रीजन वही होता है कि उनके पास कुछ करने के लिए है है नहीं, नहीं तो फिर अब ये हर चीज में मानो इन्वॉल्व होना चाहते हैं जो जी इन्होंने कभी किया ही किया नहीं, ही नहीं तो उसकी वजह से भी ये बहुत कॉमन है। तो ये जो बता रहे हो, ये जी डिमेंशिया के सिम्टम्स भी हो जी सकते हैं या प्राइमरी डायग्नोसिस भी हो सकता ऐसा कुछ है डॉक्टर साहब, जैसे फॉर एग्जांपल घर वालों को क्या लगता है ऐसे कि नाउ दिस पर्सन इन द फैमिली नीड्स साइकाइट्रिक हेल्प, ऐसा ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिन बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि दिस पर्सन नीड्स अ है। साइकाइट्रिक अगर हेल्प? हम डिमेंशिया की बात करें, जी यूजुअली पेशेंट को पहला सिम्टम होता है भूल जाने का, जी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर हम अल्जाइमर्स की बात करें, या जो हम्म मेजॉरिटी जो होता है, मगर हम यूजुअली अगर हमारे को कोई, अगर हमारे घर में भी पेरेंट्स बोलेंगे तो हम इनको बोल देते हैं कोई बात नहीं, क्या छुन यह छु गसान विद एज, अत कुन ठीक छुन ज्यादा तवज्जो दिन के। मगर ये यूजुअली होता है, इसमें ना डिमेंशिया के सिम्टम्स ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, मगर जब ये बिहेवियरल सिम्टम्स ना पॉप इन हो जाते हैं, जी जैसे छुप छाप करके बैठेंगे, हर चीज में इंटरवीन करेंगे, जी गुस्सा, हम्म शक शुबा, जी जब ये चीजें तकलीफ स्टार्ट होती है, क्योंकि जी उसकी वजह से बाकी घर वालों को इफेक्ट होता है, ओके तब वो हमारे पास इनको लेके आते हैं। यूजुअली जो पेशेंट को खुद पे प्रॉब्लम होती है, यूजुअली जो उनके फैमिली मेंबर्स है उसको हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, तो जब उनको इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो इफेक्ट हो जाते हैं, फिर वो हमारे पास लेके आ जाते हैं। दैट मीन्स जब उनको ऐसा लगता है कि अब इसकी सोशियो ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है उस पर असर होना असर शुरू पड़ हो रहा है, गया, एंड एट द सेम टाइम फैमिली जो फैमिली है इफेक्ट हो उनको रही भी है, इफेक्ट हो हो रहा रहा है, है जी, देन दे डिसाइड कि कि दिस पर्सन अब नीड्स अ इंटरवेंशन की साइकाइट्रिक जरूरत हेल्प। है जी। तो डू यू थिंक डॉक्टर साहब कि जैसे आफ्टर रिटायरमेंट या कोई बिजनेस पर्सन है वो सोचता है कि अब इस टाइम तक मैं बिजनेस करूंगा, नाउ आई विल हैंड दिस ओवर टू माय सन या किसी और को, अब मैं थोड़ा आराम करूंगा, डू यू थिंक कि उनको उनका वो जो टाइम है फिर घर पे दे शुड यूटिलाइज इट इन ए प्रोडक्टिव? आराम करना, जी आराम, मुझे लगता है जब इंसान मरेगा, खुदा ना खासा डिसेबिलिटिंग तरीके की तकलीफ हो, जहां वो बेड रिडन है, वहां पे आराम करना चाहिए। ओके क्योंकि ये नहीं है कि कट ऑफ एज है, जी 60 हो गया, 65 है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, ओके उसके बाद दूसरी लाइफ स्टार्ट होती है। मेरा मशवरा है कि दे शुड कीप देमसेल्व्स बिजी। ओके हाँ ठीक है, जैसे मानो कोई बिजनेस है, हर चीज में वो इन्वॉल्व ना हो, ओके अच्छी बात है, जी ट्रांसफर ऑफ पावर्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए, जी मगर खुद को भी बिजी रखें। क्योंकि ऐसे देखा गया, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि 6 महीने तक वो ठीक रहे, जी अब पोस्ट रिटायरमेंट उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए, जी क्योंकि कुछ करने के लिए था ही नहीं, मन उदास, कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं। क्योंकि वही होता है कि जैसे मैंने इसके पहले भी जिक्र किया कि उनके पास उनको ना इम्पोर्टेंस होती है चीज़ों की, वो बिजी रहते हैं, मगर कुछ करने के लिए है नहीं। तो जब ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं या किसी साइकेट्रिस्ट के पास भी आते हैं, तो हमारा पहला गोल होता है कि ही शुड कीप हिमसेल्फ बिजी विच एवर वे। तो मेरा एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, गैर शासन जमीन दूर, जी यस
अगर कुछ नहीं है करने के लिए, उसी को ही खोदो, फिर जमीन वापस सींचो अच्छे से, फिर वापस खोदो, ओके ताकि ही शुड बी बिजी। क्योंकि ये जो चीजें हैं उनके पास बहुत ज्यादा टाइम रहेगा, उसकी वजह से फिर वही डिप्रेशन के सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, या घर में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये मिसेस के साथ वो फिर ओवर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है हर चीज में, तो फिर वो जो घर का माहौल है वो भी खराब होता है, तो ये बेचारा पहले ही सफर कर रहा होता है, उसकी वजह से ज्यादा इम्पैक्ट सो पड़ता द क्रैक्स इज कि उनको अपने आप को है। बिजी रखना चाहिए। बिजी रखना चाहिए उन कामों में जिन कामों के साथ उनका दिल लगता है, दिल लगता या कोई किसी की हॉबी है वो यूटिलाइज कर सकता है। एग्जैक्टली कि देखा गया है, जैसे ना जो बिजी लोग होते हैं जी। उनके पास बहुत सारी हॉबीज होती हैं, मगर उनके पास टाइम ही नहीं होता है, वो यूटिलाइज करें, जैसे आपने सही से बताया, वो यूटिलाइज करें, या और कोई चीज जैसे फैमिली अफेयर्स, बहुत सारी चीजें होते हैं, उनमें इन्वॉल्व करें इनको, जहां पे इनको जजमेंट लेनी पड़े, जहां पे डिसीजन मेकिंग है, उनको इन्वॉल्व करें, ताकि उनको लगे कि इनकी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि इसमें बहुत बार देखा, रिसेंटली मैंने एक पेशेंट देखा, उनको उनके बच्चों ने कुछ बड़ा वेंचर स्टार्ट किया, मगर उनको बोल दिया कि अब आप घर पे बैठो, आपकी जरूरत नहीं है। ओके उन्होंने भी गलत नहीं किया है, मगर ही टुक टू हिज It हार्ट, otherwise, उन्होंने हाँ। बोला कि वन ना, इन्होंने दीज वर हिज वर्ड्स के वन क्या हको करित, वन छिम नीतान सोरे तो वन क्या हक बक करित। मगर फिर मैंने आई जस्ट इंटरवीन, मैंने इनको बताया कि अगर आप कर भी रहे हो अपना, मगर इनको अपना Equally शेयर आप involve दीजिए, कर लीजिए, हाँ। इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे, ताकि इनको वैसा ना लगे कि आई एम लेफ्ट आउट। ओके वो चीज इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है। फॉर एग्जांपल कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे सेटल है आउटसाइड, तो उनके जो फादर मदर है वो यहाँ पे अकेले हैं, उनमें कोई आप चैलेंजिंग केस शेयर कर सकते हैं, लाइक देयर इज़ नोबडी टू लिसन टू देम, या उनको कोई प्रॉब्लम आ गई जहाँ पे उनको लोगों की ज़रूरत है, सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, तो ऐसा कोई केस बताइए। देखिए, अभी ये बहुत कॉमन है ये ट्रेंड ना, जिसको हम एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं, जहाँ पे जो बच्चे हैं वो सेटल बाहर हो जाते हैं, और ये जो ओल्ड एज जो कपल होते हैं इनको कोई देखने के लिए होता नहीं है। ओके एक केस था कुछ 2-3 साल पहले की बात है, एक फीमेल आती थी मेरे पास, उनके हस्बैंड को साइकोसिस था। ओके वही जहाँ पे शक शुबा होता है, उनको लगता था कि मेरे बारे में ना कॉन्स्पिरेसी हो गई है, या तावीज कर रहे हैं, तो वैसा बहुत कॉमन था। और इनको फिर इन जैसे पेशेंट्स को चैलेंजिंग होता है कि दे नेवर एक्सेप्ट कि उनको तकलीफ है, इनसाइट है ही नहीं, तो इनको फिर वो किसी में मिक्स करके देना पड़ता था इनको दवाएं। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ था कि इनको वो ना बहुत एग्रेसिव हुए, मारपीट पे बात आ गई, तो देन शी वुड कॉल अप हर जो भी नेबर्स हैं वो आते थे, और एक दो बार तो वो फिर ना वो मारते मारते बच गई फिर वो। तो फिर वो आती थी मेरे पास, तो मानो बहुत खराब कंडीशन थी उनकी भी, जैसे उन्होंने तो वो आते तो थे अपने हस्बैंड के लिए, मगर फिर उनको भी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनके लिए कोई था ही नहीं सुनने के लिए। तो यूजुअली इस एज में क्या करते हैं, इनको तो देखिए दे आर फाइनेंशियली स्टेबल, इनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इनको एक चीज़ की कोई तो इनको हो जो इनके बारे में संभाल सके और सुन सके, बात करे। क्योंकि अभी यूरोपियन कंट्रीज में ट्रेंड है कि दे हायर अ पर्सन सिर्फ बात करने के लिए, तो वही मुझे लग रहा है जैसा भी ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि टाइम ही नहीं है किसी के पास, और जो भी हर एक वर्किंग क्लास है, जो उनके बच्चे होते हैं वो भी निकलते हैं, और जो उनकी ये ना डॉटर इन लॉ होते हैं वो भी वर्किंग होते हैं, तो फिर इनके पास कोई होता ही नहीं है केयर टेक करने के लिए। तो ये बहुत था, तो फिर उनको बहुत मुश्किल होता था उन फीमेल को हैंडल करना, अपने हस्बैंड को, तो अल्टीमेटली फिर उन्हें सुसाइड की जो उनके हस्बैंड थे। तो एक ऐसा केस था जी, और उसके बाद भी एक दो वैसे केसेस थे जहाँ पे उनके बच्चे सेटल बाहर हैं, तो फिर उनको ना फिर रिलेटिव से हेल्प लेनी पड़ती थी। बड़ा डिस्ट्रेसिंग हमारे लिए भी होता है जब हम उनकी प्लाइट देखते हैं, और जो माने ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्लास, मगर जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं उन्होंने हर एक चीज उनके एट देयर डिस्पोजल होता था, मगर जब उनको फिर मजबूरी थी कोई उनसे सिंपल बात करे, कोई इनका हाथ थामे, कोई था नहीं, तो बड़ा मुश्किल होता है। रिसेंटली ही कहीं पे पढ़ा कि दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रस्टिंग मोमेंट फॉर अ पर्सन, जब उसको लगता है कि आई फील लोनली एंड देयर इज नोबडी टू लिसन। एग्जैक्टली एट लीस्ट जो दिल की बात है वो इंसान किसी के साथ करे,
तो आई थिंक दैट इज़ अगेन अ ब्लेसिंग फॉर एवरीवन। अगर उसके पास ज़िंदगी में कोई ऐसा है, चाहे फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है, या कोई सपोर्ट सिस्टम है जहाँ पे उसकी बात सुनी जाती सुनी है। जाए, एग्जैक्टली। सो डॉक्टर साहब, आपने रिसेंटली ही जीरेटिक साइकियाट्रिक केयर में नेशनल लेवल पे एक जो कॉन्फ्रेंस थी उसका आपने रिप्रेजेंट किया, तो व्हाट इंस्पायर्ड यू फॉर दैट कि हमको वैसी कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे करने चाहिए, वैसी इवेंट्स करने चाहिए, और उसका आउटकम क्या आया? देखिए, अभी तो ऑलमोस्ट पिछले 7-8 साल से मेरे को ना इस फील्ड में वाबस्तगी है, जी। और पहले से ही काफ़ी इंटरेस्ट था इसमें। जी। और जब हम कॉन्फ्रेंस से जाते थे बाहर, तो बड़े बड़े ना जो फेमस नेम्स हैं, जी। इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स हैं, वो आते थे, प्रेजेंट करते थे। तो आउटसाइड स्टेट से होता था, आउटसाइड जे के। जी। तो मैं भी सोच रहा था कि अगर इनको हम यहाँ पे लेके आ सके तो इससे हमारे को एक तो जो भी क्वायरीज होती हैं, जी। जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे लोग बाहर जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जी। तो वो यहाँ पर ही मिल सके, और उनसे भी कोई भी क्वेश्चंस हो या कुछ क्वायरीज हो, उनसे हम डिस्कस कर सके। तो वो वन ऑफ द प्राइमरी रीजन था। हाँ, ऊपर से मेरे को इंटरेस्ट भी काफ़ी है इस ब्रांच में, तो मेरे को लगा कि ये बहुत अच्छा ना एक अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए और हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, ताकि ना इससे हमारे को भी फ़ायदा हो और हमारी सोसाइटी को भी काफ़ी फ़ायदा हो। और लकीली जो भी बड़े बड़े नाम हैं जी। ऑल ओवर इंडिया, जी। वो आए थे। थोड़ा सा कम अटेंडेंस हो गई थी, क्योंकि थोड़े से उन दिनों कुछ हालात ख़राब हो गई थी। Okay. तो वो उससे मगर उतना भी नहीं इम्पैक्ट पड़ा जितना जो भी हमारा मेन एम था वो फुलफिल हुआ। तो उस टाइम हमारा डिमेंशिया जो थीम था वो था डिमेंशिया एंड इट्स वेरिएंट्स। Okay. जो डिमेंशिया जो एक अम्ब्रेला टर्म है, तो उसके भी बाकी जो चीज़ें हैं जी। उस पे हम डिस्कस कर पाए। और इसमें जो हमारा जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया है निमहांस, जी। जो वहाँ के एचओडी डॉक्टर पीटी शिव कुमार वो आए थे। जी। कलकत्ता के वन ऑफ द बिग नेम्स हैं गौतम शाह साहब, या जी प्रसाद राव साहब, जी। वो यहाँ के हैं अपने ना हैदराबाद के। जी। और जो प्रेसिडेंट है अभी इंडियन एसोसिएशन ऑफ जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ, डॉक्टर अलका सुब्रमण्यम मैडम, वो आए थे। मेरे खुद के एचओडी आए थे, और बड़े बड़े नाम आए थे। और इसमें यहाँ पे अपने जो अपना डिपार्टमेंट है उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, पूरे कॉलेज ने सपोर्ट किया, जो हमारे ना प्रिंसिपल मैडम है उन्होंने सपोर्ट किया, और जो ना स्किम्स मेडिकल कॉलेज वो डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हुआ था। तो उसका मेन जो आउटकम निकला कि अवेयरनेस काफ़ी आई इसके बारे में, क्योंकि जब हम ना ओल्ड एज की बात करते, जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ की बात करते, मुझे लगता है ये मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया है जिसके बारे हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। यूजुअली हम बोलते हैं कि ये क्या है यार, 60-65 ईयर ओल्ड एक बंदा है, इसने तो पूरी जिंदगी जी ली, अब इसके बारे में ज़्यादा क्या बात करना। मगर हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि उनको भी इमोशंस हैं, उनकी भी नीड्स हैं, उनकी भी तकलीफें हैं। तो उस पे हमने काफ़ी डिस्कस किया। डॉक्टर साहब, डज दैट मीन कि जो एडल्ट साइकियाट्रिक कंडीशन है या चाइल्ड साइकियाट्रिक कंडीशन, हम जीरियाट्रिक साइकियाट्री को कुछ अलग एंगल से देखते हैं एज सोसाइटी? जी, जब हम वही मैं बात कर रहा था, जब हम बात करते हैं ओल्ड एज की, देखिए कोई अगर बच्चा बीमार होता है तो जल्दी हम चाहते हैं कि उसको डॉक्टर के लेके पास लेके जाए, एंग्जाइटी होती है। ओल्ड एज में मैं नहीं बोलूंगा हर एक, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, कल देखते हैं, परसों देखेंगे, देयर आर डिलेज होते हैं जी। तो और हमें ऐसे लगता है कि नहीं, ये बंदे ने तो पूरी जिंदगी देख ली है, हर पूरी दुनिया देख ली है, पूरी अब इतनी एज का बंदा है, इसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मगर हम कभी ये ना एक्सपीरियंस और समझते नहीं है कि इनके भी अपनी कोई तकलीफें हैं। सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आया है कि एक कॉन्सेप्ट आया है ओल्ड एज होम का। शुड वी पुट आवर पेरेंट्स इन ओल्ड एज होम्स? क्या करना चाहिए? मतलब एक इंडिविजुअल, एक फैमिली है जिनको माँ बाप से सब कुछ मिल गया, उनकी लाइफ माँ बाप की वजह से है फर्स्ट, सेकंड उनकी एजुकेशन, थर्ड फिर जो उनका केयर था वो सब माँ बाप ने दिया। तो
उसके अगेंस्ट क्या उन बच्चों को ये सोचना चाहिए कि नाउ देयर पेरेंट्स जो उनके अब एल्डर एज में है, 60s या अबो 70s है, दे शुड पुट देम इन ओल्ड एज होम? यही सवाल मुझे यासिर साहब, जो कॉन्फ्रेंस थी हमारी वहाँ पे भी थोड़ा सा, देखिए ये अपने तक है सब कुछ जी। जैसे आपने सही बोला कि यही थे जिन्होंने हमें दिखाया भी सब कुछ जब दिखाया। पहला स्टेप हमने लिया वो पेरेंट्स ने ही हाथ पकड़ के लिया, सब कुछ जो भी हमारे ज़रूरातें थी वो फुलफिल हमारे पेरेंट्स ने किया। की। अब ये रोल रिवर्सल हुआ है, तो जब उन्होंने हमें नहीं कहीं पे डाला तो हम क्यों उनको डालेंगे? एग्जैक्टली। तो जब उन्होंने फुलफिल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम क्यों नहीं कर सकते? ओल्ड एज होम तो मुझे नहीं लगता है, ये वेस्टर्न कल्चर है, हमें नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहिए ये तो। मगर वही मैं बोल रहा हूँ, ये फैमिली टू फैमिली डिफर करता है और पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। मगर एक चीज है, अगर आप अभी जो ट्रेंड है जो हमने इसके पहले भी डिस्कस किया कि वर्किंग क्लास है अभी, तो जैसे किंडरगार्टन का रोल होता है वो भी क्यों होता है? क्योंकि अभी इनके पास पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए, तो आप उनको 10 to 4 या 3 to 6 या कुछ भी कोई भी टाइमिंग लेके उनको भेजते हैं। मगर जो मेन जो रीजन रहता है कि वो कुछ सीखे वहां पे। हाँ, अगर आप डे केयर में डालना चाहते हैं जहां पे इन्हीं एज ग्रुप के लोग होंगे, वहां पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो, वहां पे एक रिलीजियस लीडर भी हो, वहां पे हॉबीज इनको थोड़ा सा इनको बिजी रखे, वो ठीक है। जहां पे आप सुबह दैट कम्स मोर विद रिक्रिएशनल वाला, या कोई स्पोर्ट्स क्लब है वहां पे ज्वाइन किया। एग्जैक्टली, दैट जो इज प्रोडक्टिव। ओल्ड एज होम की जहां पे इनको वहीं पे रखे, आई थिंक वी शुड नॉट। क्योंकि वजह से हमने वही बात की कि अगर उन्होंने हमारे लिए किया, हमें क्या प्रॉब्लम है उनके लिए? क्योंकि ये अगर रोल रिवर्सल है, जैसे हम देखिए, जैसे हमारे पेरेंट्स, हम बड़े हो गए, हमारे बच्चे हैं वो भी बड़े हो रहे हैं, डेफिनेटली। अगर वो बड़े हो रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, तो दिस विल अगेन देयर विल बी है ना, साइकिल विल गो ऑन। तो उस टाइम वो एक्सपेक्ट नहीं करिएगा अगर आपके बच्चे आपको डाले वहां पे। अगर आप पेरेंट्स के साथ बदतमीजी कर रहे हो और आपके बच्चे आपके साथ आगे जाके बदतमीजी, डोंट फील ऑफेंडेड, डोंट गेट astonished, surprised, because this is how world is, रिवर्स हो जाएगा। हाँ, ये कल्चर, ये चीजें चलती रहती हैं। तो आज मैंने किया, कल मेरा बच्चा मेरे साथ। एग्जैक्टली। यहाँ पे मैं एक ही चीज बोलूंगा बच्चों के बारे में, हम बोलते हैं ना बच्चा खराब है जी। बच्चा खराब नहीं होता है, हमारी परवरिश सही नहीं होती है। क्योंकि एक बच्चा एक पौधा है, जहाँ के जैसे आप सींचोगे उनको, उसको वैसा ही वो पेड़ बनेगा। अगर जैसा उसको आप माहौल दोगे वैसा ही वो बच्चा बनेगा। फिर हमारे को ईजी होता है कि नहीं, ये बच्चा खराब है, इसको तहजीब नहीं है। अरे भैया यार, इसने तो आपको ही देखा है ना। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, क्योंकि आपने बच्चों की बात छेड़ी, हाउ इम्पोर्टेंट इज पेरेंटिंग, गुड पेरेंटिंग एक माँ बाप के लिए? मुझे लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पेरेंटिंग। क्योंकि जब भी हम बात करें बच्चा, वो देखता है क्या है? पहला जो स्कूल है वो घर है, और जो पहले टीचर्स है वो पेरेंट्स। ये गलत नहीं है जो बोलते हैं, दिस इज द रियलिटी। क्योंकि जैसा आप इनको एनवायरनमेंट दोगे, जैसे आप इनको तहजीब सिखाओगे, वही वो बच्चा आगे जाके बनेगा। ये जो ग्रोथ होती है अप टू 8 to 10 ईयर्स होता है, जैसे उसको आप मोल्ड करोगे वो वैसा ही बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इख्तिलाफ तो हर एक घर में है, मगर मैं हमेशा जो भी मेरे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं उनको मैं बोलता हूँ, अगर कुछ भी है, इट शुड बी विद इन 4 walls। बच्चे को इन्वॉल्व ना करें आप इन चीज़ों में। क्योंकि जैसे वो एक एग्जाम्पल है ना कि एक पेरेंट एक ऋषि के पास गए थे अपने बच्चे को लेके कि ये शुगर खाता है, इसको बोले ना, ये शुगर ना खाए। उसने बोला 2 दिन के बाद आ जाओ। तो 2 दिन के बाद जब ये गई तो उसने बोला कि बच्चे कल से शुगर नहीं खाना, या आज से शुगर नहीं खाना। तो वो भी थोड़ी एस्टॉनिश हो गया, अगर आपको इतना ही बोलना था, आपने परसों क्यों नहीं बोला? कि बोला कि बहन जी, मैं खुद खा रहा था ना। तो मगर अगर आप नसीहत करोगे उसके लिए, तो आप पहले आप उसके ना मानो यू शुड बी स्टैंडिंग देयर। मगर अगर आप उस लायक ही नहीं हो तो आप कैसे ना किस बारे में कुछ बोलेंगे आप इस बारे में? तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पेरेंट्स हैं तो पेरेंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेरेंटिंग सही नहीं है तो इन्फ्लुएंस बच्चा हमेशा खराब ही होगा। और हमेशा बच्चों को बोलना चाहिए कि अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं तो कहाँ रखा पैसा आपने, या कोई गैजेट है कहाँ से लाया है आपने, या अगर कहीं पे लेट हो रहा है तो कहाँ। क्योंकि वो उसको भी लगना चाहिए ना कि मैं जब घर आ रहा हूँ मेरे को किसी को आंसर करना है। ऐसा नहीं इसको लगना चाहिए कि
मैं कुछ भी कर लूँ तो मेरे को कोई बोलने वाला नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, डॉक्टर साहब मुझे बताइए, जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, बिफोर प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी, उसको कभी कभी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है या लॉन्ग टर्म में कोई मेमोरी लॉस हो जाता है। शुड वी कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ डिमेंशिया या अल्जाइमर्स, या फिर ये प्रेगनेंसी के बाद खुद खत्म हो जाएगा? इज इट्स अ टेम्परेरी पीरियड? देखिए, जब हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करते जी। हैं, हम डिमेंशिया तो थोड़ा दूर की बात है। पहले ओके। हमें जो मेडिकल चीज़ें हैं, जी। जैसे किसी को ना एमनीजिया जिसको बोलते हैं, जी। या दूसरा रहता है कभी ना सीजर आ सकता है, हम्म। जिसको एपिलेप्सी बोलते हैं, जी। या कभी स्ट्रोक की वजह से भी जी। होता है। तो डिमेंशिया तक पहुंचने के लिए पहले हमें ये रूल आउट करने चाहिए। और यूजुअली जैसे हमने बोला कि जो डिमेंशिया इटसेल्फ इज ए ओल्ड एज इलनेस, ओके। यूजुअली 60 to 65 के ओके। बाद होगी। यूजुअली जो ये वाला ये रहता है ना, जिसको हम एज रिग्रेशन भी बोलते हैं, जी। मानो वो थोड़ा बच्चे जैसा हो जाती है वो फीमेल, क्योंकि जो प्रेगनेंसी इटसेल्फ ये तो नेचुरल है, बट इट्स ए वेरी स्ट्रेसफुल टाइम। अगर इनको वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो फिर वो थोड़ा सैड भी फील करते हैं, और फिर ये जो मेमोरी लैप्स हैं बहुत कॉमन है स्ट्रेस की वजह से। सो इट्स अ टेम्परेरी phase। रिसेंटली मैंने पढ़ा डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स जर्नल में कि 11 पॉइंट समथिंग जो है, दैट इज द परसेंटेज फॉर एल्डरली पीपल जो जिनमें डिमेंशिया पाया गया है कश्मीर में। तो हाउ अलार्मिंग इट इज? बहुत ज़्यादा। दिस इज़ मैक्सिमम इन इंडिया जी। इतना कहीं पे भी नहीं है। और जैसे हम रिसेंट केसेस देख रहे हैं, आई थिंक मैंने जो भी साइकेट्रिस्ट देख रहे हैं ना, तो वो एक्सेप्ट करेंगे ऑलमोस्ट 2 to 3 न्यू केसेस हम रोज देखते हैं, जो भी ओपीडी होती है, या गवर्नमेंट ओपीडी हो या प्राइवेट में, जी। बहुत कॉमन है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तकलीफ होगी है ये। मे बी वन ऑफ द जो रीज़न हो सकता है लॉन्गिट्यूटी। जैसे भी जो कुछ टाइम पहले क्या होता था कि ना अर्ली डेथ होती थी। अभी जो रिसेंट जो साइंस अभी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, अभी जो लॉन्गिट्यूटी इट इज़ ऑलमोस्ट ना 80-85 तक भी रहती है, तो उसकी वो भी एक रीज़न है। मगर मुझे लगता है जो फैसिलिटीज़ है उसमें थोड़ा सा हमें इम्प्रूव करना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ानी है। जैसे हमने बात की इसके पहले भी कि जब हमें कोई घर वाला कोई ना ओल्ड एज बोलता है कि मैं छु मशरफ गसान, हम यूजुअली उसको बोलते हैं क्या छु परवा या एज में छु गसान, मगर वी नेवर ना थिंक ऑफ टेकिंग देम टू ए स्पेशलिस्ट जहाँ पे वो पूरा एसेस हो और अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। और जब वो इम्पैक्ट उन पे पड़ता है जो भी उनके केयर टेकर्स है, फिर उनको लगता है कि नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अलार्मिंग साइन है ना, जहाँ पे जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है वो नहीं कर पाते हैं अच्छे से, या जैसे नहा नहीं सकते अच्छे से, बटन अनबटन नहीं कर पाते हैं, या खाना पीना ब्रशिंग नहीं कर पाते हैं, तो या भूल जाना कहीं पे कुछ रख दिया, ये बोलते हैं ना म्यूचुअली कि ये कॉमन है, इस एज में कॉमन है, मगर ये जरूरी नहीं है कि उतनी ही मोहताद है ये भूल जाना, उसकी वजह से बाकी चीजें भी हैं। तो जितना इसको हम जल्दी पिक करें तो इसको हम बचा सकते हैं जो फुल फ्लेज डिमेंशिया में जल्दी जाने में, क्योंकि दिस इज ए न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। अगर एक बार ये स्टार्ट हो गया ये रुकेगा नहीं, मगर ट्रीटमेंट से ये थोड़ा सा इसको स्लो डाउन हो जाता है, स्लो डाउन हो जाती है स्पीड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पेशेंट्स को भी मैं बोलता हूँ कि जैसे आप 50 किलोमीटर्स की जो डिस्टेंस है आप 1 घंटे में निकाल रहे हो, ये गाड़ी भी 50 किलोमीटर कवर करेगी, ये मगर 1 घंटे में नहीं 1 दिन में कर सकती है, 1 महीने में कर सकती है, या साल भी लग सकता है, मगर इट विल रीच टू द प्रॉब्लम। डिमेंशिया जो है, इज इट टोटली क्योरेबल और इट इज मैनेजेबल ओनली? इट इज मैनेजेबल ओनली। जैसे मैंने बात की, इट इज ए न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, ये चलता रहता है, तकलीफ बढ़ती रहती है और ये अपने ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाती है, मगर जो हम ट्रीटमेंट्स देते हैं इट जस्ट स्लो डाउन द प्रोसेस। ओके। तो ये हमें इम्पॉर्टेंट है, ये ना ये एक पेशेंट को भी समझना है। यूजुअली वो उनकी तो तकलीफ उतनी रहती है, मगर केयर टेकर्स को ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और किसी चीज़ पे वो बाहर लेके जाएंगे, या
डिफरेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। Okay. आई कैन अंडरस्टैंड, ये बेचारे परेशान होते हैं, अगर उनको रे ऑफ लाइट 1% भी कोई बता ये देगा, वहाँ जाएंगे, वो अपना सब definitely. कुछ बेच के वहां पे पहुंच जाएंगे। मगर ये समझना है कि दिस इज ए न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, अभी तक इसको क्योर नहीं है। हाँ, ये मैनेज हो सकता है किसी हद तक, मगर वो फिर सिम्टोमेटिक रहता है। कभी ये जैसे आप हमने स्टार्टिंग में बात की कि इसमें शक शुबा भी हो सकता है, इसमें रिपीटेटिव चेकिंग हो सकती है, नींद की तकलीफ हो सकती है, या एग्रेशन बहुत कॉमन है। तो ये चीजें होती हैं इसमें। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा केस जो आपने देखा है, फॉर एग्जांपल किसी एल्डरली मेल या फीमेल को ये सिम्टम्स होने शुरू हुए, देन देयर फैमिली टुक देम टू सम स्पिरिचुअल हीलर, प्रीस्ट के पास या किसी फेथ हीलर के पास फॉर 2 years 3 years, और एट द एंड जब वो आपके पास आए, आपको पता चला कि अब इसका जो मेन कॉज था या डिमेंशिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। देखिए यासिर साहब, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं ना, ये सिर्फ इसके बारे में नहीं, बाकी हर जगह यूजुअली वो दूसरे डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, और हर एक मेजॉरिटी, हर एक नहीं मैं बोल सकता हूँ, मोर देन 90% वो फेथ हीलर के पास जाते ही जाते हैं। ओके। तो मैं उनको कभी ये नहीं बोलता हूँ कि या कोई भी डॉक्टर कि अगर आप चाहते हो उनके पास जाना जाइए, मगर जो होता है ना वो गोल्डन आवर, वो मिस मत करिए। अगर तकलीफ है इनके पास एक बार स्पेशलिस्ट के पास भी लेके आए, दवा तिशु तो दुआ तिशु, मगर जो मेन है, जो ट्रीटमेंट है वो कराना जरूरी है। क्योंकि जो हम मिस करते हैं, जैसे आपने बोला 3 साल, जब तक वो 3 साल हो गए होते हैं ना, तब तक वो सीवियरिटी उतनी बढ़ गई होती है कि वो फिर बेचारे बोलते हैं, जो उनके केयर टेकर्स वो भी बहुत परेशान हो गए होते हैं। पेशेंट को तो बेचारे को पता ही नहीं होता है, क्योंकि डिटोरिएशन बहुत ज्यादा होता है, पूरा जो ब्रेन होता है उसकी एट्रॉफी हुई होती है। जो एट्रॉफी का मतलब है वो ना सिकुड़ गया होता है, तो पूरे जो भी मैकेनिज्म है ब्रेन के वो इफेक्ट हो गए होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ट्रीटमेंट जो हम देते हैं वो फिर वो सिम्टम बेस्ड रहता है, कि उनको एग्रेशन है, उनको थोड़ा सा मेलो डाउन कर सकते हैं, मगर वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल, जो इनके केयर टेकर्स है, फैमिली है या कोई सपोर्ट सिस्टम है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है या कुछ, कभी आपके पास ऐसा कोई आया है, ऐसा केस कि जिन्होंने आपसे यहीं से रिक्वेस्ट किया हो कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बड़ तंग आमित, एमिस दितस त्युथ का दवा युथी शेंग थी रोज है 24 घंटे? देखिए यासिर साहब, जो हम बात कर रहे थे ना अभी तक, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होती हैं ये चीजें। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम उनको ब्लेम करें, क्योंकि पेशेंट पूरी रात भर जगा रहते हैं जी, एग्रेसिव बहुत ज्यादा है। फिर हमें यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ नहीं, हर जगह सोसाइटी नॉर्म्स कि नेबरिन क्या वने, हमसाय क्या वने, रिश्तेदार क्या वने, तो स्टिग्मा जो है जी जी जी, तो फिर क्योंकि ये उतने एग्रेसिव हो जाते हैं, इनको फिर अपना भी कुछ पता नहीं, डिसइनहिबिटेड बिहेवियर हो जाते हैं, माने कपड़े निकाल देंगे, बहुत ही इस तरीके के बंदे होते हैं, फिर वो गाली गलौज स्टार्ट करते हैं, जो एक्सपेक्टेड ही नहीं है उनसे वो चीजें करते हैं। तो उसकी वजह से फिर ये बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ना केयर टेकर्स पे, और फिर ये बोलता है कि क्या कर तो आज क्या दवा दे तो कि इस्तिकार हवा आ रहा वन हज तुम एस्पेक्ट असर वात, वी एक्नॉलेज दैट, मगर मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यह किस्म आजमाइश, अगर तो ये मिलना आखिरत पे मिलू तमुक अजर, मगर ये वैसी चीज है कि पेशेंट को क्या बोलोगे, क्योंकि जो 2 साल का बच्चा है वैसे ही हमें इन पेशेंट्स को ट्रीट करना है। तो एक चीज डॉक्टर साहब, डज दैट मीन कि अर्ली इंटरवेंशन इज इम्पोर्टेंट? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी, क्योंकि जैसे मैंने एक पॉइंट में और ऐड करूंगा, जैसे 2 साल का बच्चा है ना, वो उनको इंस्टिंक्ट होता है कि मुझे भी चाहिए, वो वहीं पे पेशाब कर लेगा, वो वहीं पे कुछ कपड़े निकाल देगा। सेम हमें उनको भी उसी तरीके से ट्रीट करना है। ये नहीं सोचना है कि ये बंदा बूढ़े ना ग्रे हेयर करके है, उसने सब कुछ देख लिया है, बहुत बड़े पोस्ट पे था, अब इसको क्या जरूरत है, मगर इसको जरूरत है आपकी ना केयर की और आपकी तवज्जो की, और जितना इसको अर्ली इंटरवेंशन होगा तब इसका जो प्रोग्नोसिस रेट स्टेबल रहता है, बेटर है एज कंपेयर टू जब वो बहुत डिटोरेट होते हैं, फिर हमारे पास लेके आते हैं, फिर हम भी बड़े हैंडीकैप हो जाते हैं कि हमारे पास भी ऑप्शंस बहुत कम रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, हाउ डू यू थिंक कि जैसे हम अपने कश्मीर सेटिंग की बात करते हैं, इतने लिमिटेड रिसोर्सेस में हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर यू टू ट्रीट देम? 1 सेकंड मुझे बताइए, जिस हिसाब से प्रेवलेंस है डिमेंशिया की, उस हिसाब से डू वी हैव द एनफ मैन पावर टू ट्रीट? देखिए
कुछ टाइम से ना अंडर जो भी हमारी प्रिंसिपल मैडम है जो जी। और हमारे एचओडी हैं जी। साहब हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की और मैंने यहाँ पे फ्राइडे ओपीडी स्टार्ट की है। ओके। पिछले साल 1.5 साल से चल जी। रहा है। तो एट SMHS SMHS फ्राइडेज मेरी ओपीडी रहती है, तो वहाँ पे मैं फ्रॉम स्पेसिफिकली 10 to नहीं, सुबह 9 बजे से है, 9 to 5 5, रहती है जी। ओके। तो उसमें मगर यही है जो मैन पावर उतना नहीं है क्योंकि जब हम ओल्ड एज की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होना चाहिए, जी। एक सोशल वर्कर होना चाहिए, हाँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो थोड़ा हमारे साथ वो हमारे साथ ही वो काम करते हैं, शोल्डर टू शोल्डर हाँ, काम करते हैं, मगर जी। जो मैन पावर है जी। वी आर लैगिंग दैट। जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक हम, क्योंकि जो इसमें बिहेवियरल इंटरवेंशंस जी। हैं जिसको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस Intervention, कर जी। वो नहीं हम अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि हर एक चीज दवाई से ठीक नहीं होता है। जैसे कोई एग्रेसिव करके पेशेंट आता है हमारे पास, देयर हैज टू बी ए रीजन, मगर हमारे पास अब वो उतना मैन पावर भी नहीं है, टाइम भी नहीं है कि हम उनसे वो पूरी तरीके से पता करें, क्योंकि जब तक हम वो पता नहीं करते हैं तो हम दवा देते हैं, वो थोड़ा मेलो डाउन हो जाता है, एग्रेशन कम हो जाता है, मगर जो रीजन है वो वहीं रहता है। कोई मानो किसी को साइकोसिस के सिम्टम्स है वो तो समझ, किसी को डिप्रेशन होता है, वो रीजन पता करना है हमें, क्योंकि जब तक हम जड़ तक नहीं पहुंचे तो इसको हम जड़ों से बाहर नहीं निकाल सकते तकलीफ को। अगर हम ऊपर ऊपर से काटे ये कभी भी ये पेड़ वापस चढ़ेगा और ये तकलीफ बढ़ती रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है हमारे। अपार्ट फ्रॉम फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन जो आप मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, हाउ डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट जो हमारा सस्टेनेबल साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, हाउ इम्पोर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जी। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं केयर गिवर बर्डन की, इट इज रियली ए बिग प्रॉब्लम। यूजुअली हम बोलते हैं कि hey, मिस क्या गो ये छुन पानिस मालिस माज वात नहीं, पर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उनके जो अगर फादर है या मदर है पूरी रात भर जगे हुए होते हैं, गाली गलौज करेंगे, इनको फिर अगले दिन अपना ऑफिस भी देखना है, तो इनकी मेंटल हेल्थ कहाँ स्टेबल रहेगी? तो वो इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे केयर ना, ये जो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे वो काम करता है। और हमें फिर इससे हेल्प होती है कि दूसरी टेक्निक्स कैसे हैंडल करना है। जैसे जब हम डिमेंशिया के पेशेंट्स आते हैं, हमें पता होना चाहिए कि अगर ये रीजन है, ये तकलीफ है इनको, एग्रेशन है या रिपीटेटिव चेकिंग है या साइकोसिस है, डिप्रेशन है, स्लीप प्रॉब्लम है, तो रीजन क्या है? वहां पे नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन जरूरी है, या कोई टेक्निक्स होते हैं जैसे रेनेसेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिमेंशिया में, जहां पे हम यूजुअली हम बोलते हैं कि जैसे कहीं पे वो चले गए होते हैं घूमने के लिए पहलगाम कुछ साल पहले, तो हम इनको फिर वो बताते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वो करण नगर में रहते हैं तो पहलगाम जाना है, तो कहीं ना कहीं पे वो रुके होंगे, फोटोज क्लिक किए होंगे, फिर हम इनको बताते हैं कि ये चीज इनको आप डिस्कस किया कि अगर आपने करण नगर से जाके आपने नवगाम में चाय पी, वहां पे फोटो खींचा, तो यहाँ पे क्या किया आपने, कैसे पहुंचे, तो इससे उनको थोड़ा सा ना ब्रेन पे ना थोड़ा एक्सरसाइज होती है, क्योंकि जितना मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है ना इस चीज में, जितना वो काम लेंगे अपनी मेंटल हेल्थ का, उससे इनको ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा और थोड़े से जो डिजेनरेशन होती है, जो सड़ती है ब्रेन की सेल्स, उसमें थोड़ा सा ठहराव आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई टीन एज में है या यंग एडल्ट है, अब उसको भी प्रॉब्लम है भूल जाने की चीजें, फॉरगेटफुलनेस है या शॉर्ट टर्म मेमोरी है या लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वेयर डज ही फिट इन? इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें दो सिम्टम्स रहते हैं। एक तो होता है इनअटेंशन, जहाँ पे वो फोकस नहीं कर पाता, अटेंटिव नहीं रहता है, मानो अच्छे से ना ध्यान नहीं दे पाता है। और दूसरा होता है हाइपर एक्टिविटी, एक ही जगह नहीं बैठेगा, फुदकता रहता है। तो ये मगर हम चाइल्डहुड ना चिल्ड्रन में देखते हैं ज्यादा, मगर इसमें जो इनअटेंशन है वो देखा गया है कि वो रहता है पूरी जिंदगी, और जो ये हाइपर एक्टिविटी है वीन ऑफ हो जाए, वो खत्म हो जाता है। जिनको इनअटेंशन रहता है, जिसको हम बोलते हैं एडल्ट ADHD, उनमें भी मेमोरी के इश्यूज होते हैं, क्योंकि अगर वो फोकस नहीं कर रहे हैं, मानो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो उनकी वो मेमोरी नहीं बन पाती। सो दैट मीन्स वन थिंग इज क्लियर कि डिमेंशिया जो है इट इज आफ्टर 60
or 65. 65. So it has nothing to do with adult में mental हाँ, health. मगर जैसे हमने बात किया frontotemporal जी. depression dementia की जी. जो around 40-45 के बाद हो सकता it is है. a very rare. That's a rare case. rare. जी. और दूसरा रहता है डिप्रेशन जी. जिसमें उनको ना फोकस नहीं कर पाते हैं. सेम वही है, उनका दिमाग चलता रहता है. या ओसीडी में भी बहुत कॉमन है फॉरगेटफुलनेस. मानो जो मेन जो तकलीफ रहती है बच्चों में वो फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते. जब आप फोकस नहीं करोगे, कंसंट्रेट नहीं करोगे तो आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो नहीं बनती है. तो जब वो इफेक्ट शॉर्ट टर्म नहीं बनी तो लॉन्ग टर्म का तो पॉसिबिलिटी नहीं है. तो वो चीज देखते हैं. ये हमारे पास भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने, क्योंकि ये बहुत सारे हमारे पास पेरेंट्स भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं कि ऐसा मस्ती गसा. फिर जब हम डिग इन करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, तो डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, एडीएचडी एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स बट नॉट विद द डिमेंशिया इटसेल्फ. डॉक्टर साहब थोड़ा अल्जाइमर्स के बारे में बता दीजिए, बिकॉज देयर इज अ स्लाइट कंफ्यूजन बिटवीन डिमेंशिया एंड. देखिए, जब हम डिमेंशिया की बात करते हैं ना, दिस इज एन अम्ब्रेला टर्म. अम्ब्रेला टर्म जैसे हम कोई डिपार्टमेंट है, जैसे मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट है, वहां पे एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्रोफेसर्स हैं, या बाकी प्रिंसिपल है, या बाकी नर्सिंग ऑर्डरलीज होते हैं. मगर जब हम बात करते हैं, ये बोलते हैं मेडिकल कॉलेज या बोलते हैं हम डॉक्टर्स. सेम इज ट्रू विद डिमेंशिया. डिमेंशिया इज ए अम्ब्रेला टर्म. ये एक टर्म है जिसमें अल्जाइमर्स एक टाइप है. इसके अंदर फिर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स, जिसमें जैसे हमने अल्जाइमर्स की बात की, वेस्कुलर डिमेंशिया और एक टाइप है, फ्रंटोटेम्पोरल माने एक टाइप है. माने मेन जो है दिस इज डिमेंशिया इज ए अम्ब्रेला टर्म. उसका एक भाग है, एक पार्ट है. तो वो फिर आप एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस देखते हैं कि किस टाइप का डायग्नोसिस है. जी जी. एंड डज इट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट देन? जी जी जी. इसमें कुछ ट्रीटमेंट इंटरवेंशंस अलग रहते हैं. जैसे फिर हम फार्माकोलॉजिकली जब हम बात करते हैं, जो अल्जाइमर्स होता है, इसीलिए हम अल्जाइमर्स की बात क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी प्रेवलेंस मैक्सिमम है एज कंपेयर टू अदर डिमेंशियाज. तो इसमें कुछ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वैसी होती हैं जो हम एफटीडी में नहीं, जो फ्रंटल टेम्पोरल डिमेंशिया में नहीं देते हैं, या वेस्कुलर डिमेंशिया में नहीं देते. इसमें हमें थोड़ा सा कॉज देखना पड़ता है, कौन सा मेन कॉज है और कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा हेल्प होगा. ओके जी. मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, ही इज सफरिंग फ्रॉम सम कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम. उससे जब हम पूछते हैं कि आपने कंसल्ट किया डॉक्टर को, वो बोलता है हाँ मैंने कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्ट किया या मुझे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है. सेम हैपन्स विद ऑर्थोपेडिशियन, सेम हैपन्स विद अदर डिपार्टमेंट्स जिसकी भी ज़रूरत है. बट वाई इन मेंटल हेल्थ इफ सम पॉइंट ऑफ टाइम किसी को ज़रूरत पड़ती है साइकियाट्रिस्ट की, तो ऐसा क्या है कि वो छुपा रहा है, लोगों को बता नहीं रहा है कि मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है? इज इट बिकॉज कि उसको लगता है कि सोसाइटी मुझे नीची नज़र से देखेगी, और अभी सोसाइटी में भी एप्रीहेंशंस है कि किसी को अगर साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है दैट मीन्स ही इज क्रेजी? देखिए, वही बात वापस आ गई, स्टिग्मा जी, जो मेंटल हेल्थ के साथ वाबस्ता है. वही एक चीज़ है जो इन पेशेंट्स को रुकाता है हमारे पास आने में. जैसे अगर हम दवाई रखते हैं, वो कुछ टाइम के बाद वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, रूरल हो या ना अर्बन बैकग्राउंड से है, उनको हमेशा रहता है कि ये किस कॉलश दवा क्यों, अमिक माज लगे आदत, अमिक माज अम गसन यादाश्त पे असरात. मगर वही दवाई एक ऑर्थोपेडिशियन रखेगा, कार्डियोलॉजिस्ट रखते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट रखते हैं, एंड दे विल नेवर आस्क अ क्वेश्चन. क्योंकि वही मिथ्स बहुत सारे रिलेटेड हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है या होती भी है इसके साथ, वो मेन कारण रहता है. मगर जब एक बार वो हमारे पास आते हैं, देन दे फील सेटिस्फाइड एंड दे कंटिन्यू. यूजुअली क्या होता है, जैसे हम पैनिक अटैक की बात करते हैं, एंजाइटी की बात करते हैं, उनको लगता है कि मुझे हार्ट में कोई दिक्कत है, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि कार्डियोलॉजिस्ट भी उनको कभी सही राह नहीं दिखाता है, वो भी उनको अपने फॉलो अप पे ही रखते हैं. मगर जब उनको लगता है दवाइयां देते रहते हैं और वो फॉलो अप करते रहते हैं, मगर जब उनको लगता है कि अब फर्क नहीं है, फिर उनको एट द एंड ऑफ द डे उनको एग्जैक्टली उसमें 6 महीने हुए होते हैं, साल हुआ होता है, 2 साल हुए होते हैं, फिर वो हमारे पास आ जाते हैं. मगर कभी कभी ऐसे होता है कि कभी फैमिली में
किसी को तकलीफ है वो एक साइकेट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट कराते हैं, फिर वो इमिडिएटली हमारे पास ही आते हैं। मगर मेन जो कारण रहता है दैट इज स्टिग्मा। So, does that mean referral is important? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि देखिए अल्टीमेटली है क्या, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा यहाँ पे, ये वही लड़ाई रहती है फीस की, जी। 300-400 रुपए की, मगर हम उसकी वजह से एक जो इम्पोर्टेंट लाइफ है उसके साथ हम खेलते हैं। अगर रेफर करोगे तो कोई कुछ नहीं जाएगा, एटलीस्ट पेशेंट ठीक रहेगा और आपको भी दुआ देगा और हमें भी दुआ देगा। मगर Because at the end of the day, patient जो है he is innocent. exactly. He comes to a doctor with some hope कि मुझे फर्क हो जाएगी, जी। बट उसको साल के बाद 1.5 साल के बाद पता चलता है कि मेरा ट्रीटमेंट किसी और के पास है। एग्जैक्टली बहुत बार ऐसी बात भी हुई है, यासिर साहब मेरे पास पेशेंट्स आए, वो उनको रेफर नहीं किया, उनको रखा दवाई, अभी गूगल चैट जीपीटी हर चीज अवेलेबल है, उन्होंने किया उस पर लिखा एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है जी। तो वो फिर मेरे पास आए, फिर उन्होंने एक की मेरे को याद अभी भी बात है, उन्होंने बोला कि अगर आज मैंने ऐसी हुई दवा चुकी इसका करो स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट, एंड दैट डॉक्टर नेवर एक्सप्लेन कि आपको ये तकलीफ है और बेटर है अगर आप एक बार साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाए। जैसे आपने बोला सही बात है कि एक इंसान इनोसेंट होता है, उसको इस प्रोफेशन के बारे में, जैसे मुझे नहीं बाकी प्रोफेशंस के बारे में, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि आपको या और किसी को इस बारे में ना नॉलेज हो। और ये मेरा फर्ज बनता है एज ए ह्यूमन बीइंग कि राह अच्छी दिखाएं ताकि वो पेशेंट भी ठीक हो और आप भी ठीक रहोगे, क्योंकि कोई चीज रहने वाली नहीं है। और बेचारा एक इनोसेंट बंदा वो फिर सफर करता है आगे जाके। हमारे लोगों को काइंडली एक मैसेज दे दीजिए जिनकी फैमिली में देयर इज समवन मे बी मेल और मे बी फीमेल जो कि डिमेंशिया में मुब्तला है, हाउ दे शुड ट्रीट दैट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यासिर साहब कि अगर कोई भी तकलीफ हो साइकेट्रिक रिलेटेड घर में, हमें स्टिग्मा को छोड़ के उनको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। क्योंकि जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, पहले वो बोलते हैं कि अगर हम इनको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं तो हमारे को घर वाले क्या बोलेंगे, हमारे को सोसाइटी क्या बोलेगी, हमारे रिलेटिव्स क्या बोलते हैं। मगर ये मैं आपको बोलूंगा कि जो पहला स्टेप है वो हमेशा मुश्किल होता है। एक बार जब वो साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं फिर वो कंटिन्यू ट्रीटमेंट वहीं पे करेंगे, मगर वो पहला स्टेप लेना जरूरी है, क्योंकि इसमें दो ही जो इन्वॉल्व होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, एक तो ये पेशेंट खुद और जो उनके जो इमीडिएट केयर टेकर्स हैं। रिश्तेदारों को कोई नहीं पड़ी है, सोसाइटी को बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है बात करना, तंज भी करना और तारीफ भी करना, मगर उससे कोई फायदा नहीं होता है पेशेंट को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर किसी के घर में ऐसी तरीके की तकलीफ है तो उनको बेहतर है उनके लिए, उनके पेशेंट के लिए कि वो ट्रीटमेंट के लिए आए। अगर वो चाहते हैं फेथ हीलर के पास भी वो भी करें, मगर एक डॉक्टर के पास वो इमीडिएटली लेके आए ताकि हम उनको एसेस करें और उनको हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि उनकी वर्सनिंग ज्यादा ना हो। क्योंकि ये देखा गया है, जैसे हमने बात की केयर गिवर बर्डन जी, तो वो अगर पेशेंट ठीक रहेगा तो बर्डन भी कम होगा, अगर पेशेंट ठीक नहीं हो तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके रिलेटिव्स पे भी पड़ सकता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैं बोलूंगा कि काइंडली स्टिग्मा को छोड़ के, लोगों के बारे में छोड़ के अपने पेशेंट के बारे में सोचे। और वी आर ऑलवेज देयर, हमारा मेडिकल कॉलेज है, हमारे पास फैसिलिटीज हैं जहाँ पे एटलीस्ट हम अर्ली इंटरवेंशन कर सकें और सब्सिक्वेंटली फिर हम गाइड करते हैं इनको कि कैसे केयर टेक कर लें। थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। इट वॉज अ वंडरफुल टॉकिंग टू यू। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके साथ नेक्स्ट टाइम फिर एक पॉडकास्ट करने की, जिसमें कुछ ऐसे इश्यूज पे हम बातें करेंगे जो शायद हम आज ना कर पाए। तो लोगों के कुछ कमेंट्स होंगे जो हम देखेंगे तो आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया यासिर साहब। मेंटल हेल्थ knows no age limits. The golden years can be filled with purpose, joy and connection if we choose to care, listen and act smoothly. Let's carry today's conversation into our homes and hearts, because every life at any age matters. If my podcasts inspire you, hit that subscribe and follow button and stay tuned for more voices redefining the future of healthcare. Thank you and Allah Hafiz.